हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आरआरबी जनरल नॉलेज यूथ पब्लिकेशन का जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ। तो अभी तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी में भी 4 वीडियो हम लोगों ने पहले करा है और ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1125 से आगे करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी के बारे में कमेंट करेंगे कि कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं और जीएस से रिलेटेड अगर जो भी मतलब आपकी क्वेरी हो बेशक आप उसमें पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो में अगर कुछ आपको और सुधार की आवश्यकता लग रही हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है या कुछ और सलाह, हम उसको बेशक स्वीकार करने की कोशिश करेंगे अपने आप में, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर ये वीडियो बना पाएँ। और आपके हम लोगों का मत बस एक ही उद्देश्य है कि आपके जो प्रिपरेशन है, आपका जो परीक्षा की तैयारी चल रही है उसमें बस उत्प्रेरक का काम करना चाहते हैं हम लोग आपको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहाँ से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो बस एक ही इरादे के साथ कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में हम लोग थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करना चाहते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए और इसी में हम लोग अपनी जीत समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नदी घाटी परियोजना से संबंधित सवालों के साथ। आज हमने मतलब 11-19 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब नदी घाटी परियोजना से संबंधित करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध कहाँ है। हीराकुंड किस नदी पर बना है? महानदी पर बना हुआ है। देखिए, महानदी जो है ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्ण, गोदावरी और कृष्णा के बाद नदी है। ठीक है। महानदी क्या है? ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी और कृष्णा के बाद की नदी है। ठीक है। यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर पहाड़ियों से सिहावा के पास से निकलती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोंक, तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक के संबंधित है? सिली भवन जो है वो चट्टानों सिली भवन जो है सब चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें सिली भवन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। चूना पत्थर, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? इंदिरा गांधी नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई राजस्थान में। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। क्या होता है? बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई है। इसके प्रभाव की आलोचना आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पर की गई है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है? बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण जो है परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है। किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अक्षय स्रोत, ये इम्पॉर्टेंट है। अनुप्रवाह क्षेत्र में बाढ़ों पर नियंत्रण, ये सही है। घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा
यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति के लिए आपूर्ति करता है। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य मतलब क्षेत्र में है? राजस्थान होगा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो ये तवा बांध। 1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी भी उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को संघर्ष कर रहे हैं। तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी को देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नाम से जाना जाता है। देखिए चमेरा बांध जो है रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। रिहिंद बांध जो है रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत के प्रमुख बांध और उसकी से संबंधित नदियां हैं कि टिहरी बांध, भागीरथी नदी, हीराकुंड महानदी, सलाल बांध चिनाब, उतकुड़ी बांध जो है झेलम नदी, बगलिहार बांध जो है चेनाब नदी और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गोसी खुर्द जो है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से पंजाब राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई है। तवा बांध का निर्माण कब हुआ था? 1970 के दशक में तवा बांध का होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला और प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? चरण 1 गोदावरी नदी पर बताया गया है। जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम देश द्वारा संचालन करता है। दामोदर घाटी निगम जो है ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को बचाना। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई है। दामोदर घाटी निगम पनबिजली और ताप विद्युत केंद्रों का भी संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और बांध तथा कोटा बैरेज आदि बनाए गए हैं। चंबल नदी पर बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य जो है मतलब पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड महानदी पर लाल बहादुर शास्त्री बांध, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। राजा लखमगौड़ा बांध घाट प्रभा नदी। ठीक है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टैनली जो है तमिलनाडु में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, शांति सागर जो है शांति सागर कर्नाटक में है, जबकि इसमें केरल दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें फिर से
नाथपा झाकड़ी जो है वो झेलम नहीं है, बल्कि झेलम के स्थान पे सतलज होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा पर ठीक है, इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा पे, टिहरी भागीरथी पे। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुलहस्ती जो है किश्तवाड़ में स्थित है। दुलहस्ती जो है वो किश्तवाड़ में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अफगानिस्तान ने। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9 फरवरी 2021 को हुआ था। इस समझौते ज्ञापन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए। यह बांध काबुल शहर की पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई और जल निकासी के वर्तमान नेटवर्क को पुनर्जीवित तथा बिजली प्रदान करेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है कि दामोदर घाटी जो है 58 में, जबकि 48 में हुआ था दामोदर घाटी का, 1948 में स्थापना हुआ था। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना जो है। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर कराया गया है। कौन सी दो नदियों को पीटी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? पीटी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के द्वारा जो है गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? जल विद्युत संयंत्र जो है वो सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र है। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई के से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें प्रदूषण नगण्य होता है और यह विद्युत उत्पादन की एक सस्ती प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 ईस्वी में शुरू की गई थी। बाद में 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम फॉल्स के पास 4.5 मेगावाट की जल विद्युत गृह का स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है टिहरी जो है हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है टिहरी जो है। देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के सतारा में है। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक के जोग जलप्रपात में है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश रावी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये टिहरी बांध जो है महाराष्ट्र में, ये सुमेलित नहीं है, ये उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखड़ा देखिए यहाँ कुछ बांध उससे संबंधित राज्य और नदी के बारे में बताया गया है। भाखड़ा जो है सतलज नदी पे है। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा पर बना हुआ है। हीराकुंड जो है उड़ीसा महानदी पर बनाया है। उस नदी का नाम बताइए, नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। देखिए सरदार सरोवर बांध भी और इंदिरा सागर बांध भी दोनों बना है उस पर। इंदिरा सागर बांध एशिया के सबसे प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजना है। यह बहुउद्देशीय बांध को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो खंडवा के नर्मदा नगर में प्रवाहित होती है। इस बांध की आधारशिला 84 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इस बांध की लंबाई जो है 653 मीटर तथा ऊंचाई 92 मीटर है। डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र पर रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा बनासुर सागर बांध। बनासुर सागर बांध बोला कि बनासुर सागर बांध जो है करमाथुन नदी केरल में का है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना हो गया। कृष्ण सागर बांध कावेरी हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक और मेट्टूर बांध जो है कावेरी तमिलनाडु पर। राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। मलम
पूजा बांध, मलम पूजा बांध जो है वो पलक्कर, इनमें से किस जगह पर स्थित है? पलक्कर पे स्थित है, पलक्कर में स्थित है मलम पूजा बांध। कहाँ है? पलक्कर में। उकाई बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया है? उकाई बांध का नदी ताप्ती नदी पर किया गया है। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? आर्क बांध का उदाहरण जो है इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है। तपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तपाई मुख बांध जो है मणिपुर में स्थित है। तपाई मुख बांध जो है वो मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया जो है वो नागार्जुन सागर बांध है। कलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? कलेश्वर जो है वो तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। कलेश्वरम जो है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। इसमें क्या हुआ है कि मेदागद्दा बैराज से लिफ्ट कराकर तेलंगाना के करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल और मेडक जिलों को जल आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया गया है। रुकरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकरा बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है। रुकरा बांध जो है वो उड़ीसा में है। रिहिंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहिंद नदी पर बनाया गया है। इसकी सहायक नदियां गोबरी, मोरना, मोहन है। कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? कंडालेरू बांध जो है आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंडालेरू बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पगलाड़िया बांध परियोजना जो है असम में स्थित है। पगलाड़िया कहाँ है? पगलाड़िया असम में। पुलू चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको कृष्णा नदी पर बनाई गई है। पुलू चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाणसागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अलमट्टी बांध का निर्माण जो है वो कृष्णा नदी पर किया गया है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर किया गया है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध जो है वो ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध जो है ये जो कोयना बांध है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूर स्थित है। शरावती पन बिजली परियोजना जो है शरावती जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक में है। नदी के जोग और गोरसप्पा जलप्रपात स्थित है। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गोरसप्पा या जोग जलप्रपात पर स्थित है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तुंगभद्रा जो है वो आपको कृष्णा नदी पे स्थापित की गई है। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना के साथ जो है दुर्गापुर जुड़ा हुआ है, चंद्रपुरा जुड़ा हुआ है और मैथन जुड़ा हुआ है। हम्पी जो है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस परियोजना से तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत, बांधों और एवं बोकारो, दुर्गापुर, पतरातू में ताप बिजली गृह का निर्माण हुआ है। कोसी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? बिहार में स्थित है। अब भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? बारिश का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ बनता है। कहता है कि सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है वो
कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ है। देखिए कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो निम्न दाब क्षेत्र कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये हवाएं अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व में चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती है। भारत के संदर्भ में पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम भाग में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए जिम्मेदार होती है। मानसून हवाएं होता है कि हिंद महासागर और अरब सागर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये मौसमी पवनें हैं जो दक्षिण एशिया में जून से सितंबर महीने में बहती है। इसी कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी वर्षा होती है। उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है यह एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के उद्भव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा मैंगो सावर शब्द से संबंधित है? मैंगो सागर शब्द से संबंधित है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक राज्य में गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा मैंगो सावर कहा जाता है। ये वर्षा आमों के पकने में सहायक होती है केरल और कर्नाटक में। पंजाब से बिहार तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को लू कहा जाता है। अब कहता है कि डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाला हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। लू है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से भारत में अधिकतम वर्षा जो है वो पश्चिमी घाट पर होती है। पश्चिमी घाट का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ वह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर लंबी क्षेत्र है। यह भारत में जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो यहाँ की बात यहाँ ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। ठीक है, यही हो गया। कहता है कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का प्रमुख कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? गर्मी के मौसम से है। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण वही है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किस महीनों में होता है? मानसून का मौसम जो है ये अक्टूबर। निवर्तन मानसून, देखिए मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा या लंबवत चमकता है और 22 जून से सूर्य विषुवतीय रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर से सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। तो ये ही है मानसून के निवर्तन का समय, अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा आंसर। निवर्तन मानसून मतलब मानसून के लौटने का समय। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। कहता है दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक संभावित तारीख 29 जून है डैश मानसून बारिश होने लगती है। तो ये जो है आपको बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी बारिश होती है। ठीक है। भारत में डैश की अवधि में सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है। भारत में जो है जून की शुरुआत से सितंबर के महीने तक ये सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है। कहता है कि जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी है, जिसे मानसून का प्रस्फोट भी कहा जाता है। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंचती है? सामान्यतः जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंचती है मानसूनी। ठीक है।
कहता है कि भारत में मानसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह से और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिंद महासागर से होता है। इसके बाद दो शाखाओं में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होता है। किस मौसम में दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं? गर्मी के मौसम में भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रवाह है। ये आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह को बताता है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीने के दौरान मौसमी घटनाएं जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। शीतकाल में रात्रि के समय तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने के पूर्व संकेत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो केरल है। केरल के मालाबार तट से टकराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? भारतीय कारक कौन सा कारक? तो यूरोपीय देशों में बर्फबारी जो है वो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर बोलते हैं। इस मतलब आम जो है इससे जल्दी पकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। काल बैसाखी से तात्पर्य बैसाख के महीने में तेज गति से चलने वाले स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। ऐसी पवने पश्चिम बंगाल में अनुभव किया जाता है जिससे काल बैसाखी नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था? फनी जो है वो 2019 में आया था। भीषण चक्रवाती तूफान फनी जो है 2019 में आया था जो उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तट पर भीषण तबाही मचाया था। फनी नाम बांग्लादेश ने दिया था जिसका अर्थ होता है सांप। ग्रीष्म में उत्तर और पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवागी गर्म शुष्क पवनों को डैश के रूप में माना जाता है, लू के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से उन राज्यों को पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। वो पश्चिम बंगाल तो है ही और उसके साथ असम हो जाएगा। काल बैसाखी या कॉफी सावर बोला जाता है, जैसे उसको मैंगो सावर बोला जाता था आम वर्षा को, तो काल बैसाखी को कॉफी सावर बोला जाता है। आम वर्षा मैंगो सावर की घटना किस ऋतु से संबंधित है? ये जो है आपको ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। इसमें केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बारिश होती है जिससे आम जल्दी पक जाते हैं। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को डैश के रूप में जाना जाता है, शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में जाना जाता है लू को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम में होती है। मेघालय के पर्वतीय इलाकों में बसा मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह है। यह एक गांव है जहां साल भर में औसतन 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मासिन राम में 26,000 मिलीलीटर वर्षा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? भारत की जलवायु का निर्धारण जो है आपको देश की सतह क्षेत्र तल क्षेत्र जो है निर्धारित करता है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। मुंबई की डैश अनुवत दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है। मुंबई पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में, मुंबई जो है वो पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है। आम की फसलें केरल में जो है स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है। आम की फसल पकाने में मदद करता है। लू एक प्रकार का क्या है? उष्म लहर है। उष्म लहर है
भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो है शीतलहर का कारण बनती है। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। लू गर्मी के मौसम में जो है वो राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। डैश की चरम जलवायु है। ये जो है दिल्ली की चरम जलवायु है। दिल्ली की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक लंबा तथा अधिक शुष्क रहता है तथा दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा ठंड एवं कोहरा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आपको हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। अब भारत की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ इंडिया से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब वैसे भारत की मिट्टी के बारे में बोला गया है लेकिन ये क्वेश्चन विश्व का हो गया, सॉइल्स ऑफ वर्ल्ड। माउंट फूजी जो कि बोला गया कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। एक प्रकार की क्या है, ये ज्वालामुखी चोटी है। माउंट फूजी जो है जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसे फ्यूजियामा भी कहते हैं। दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त बनाने वाली मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जो है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़। भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश की कुल क्षेत्रफल की लगभग 40% भाग में मौजूद है? जलोढ़ मृदाएं। भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश की कुल क्षेत्रफल की 40% भाग में मौजूद है? जलोढ़ मृदाएं। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो काली मिट्टी है। भारत में रेगुर मिट्टी को दूसरा नाम काली मिट्टी है। डैश मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, रेगुर के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, ये जैसे देखिए यहाँ जो है ना, मतलब यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, ये कथन सही है। काली मिट्टी के बारे में जैसे यहाँ बोल रहा है कि यह मिट्टी सभी प्रकार के में सबसे कम उपजाऊ, ऐसा नहीं है। यह उत्तर भारत की गंगा मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती है, ये भी सही नहीं है। काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण है। इस मिट्टी को रेगुर भी जाना जाता है। कपास की खेती इस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त होता है? काली मिट्टी में अभी हमने पढ़ा। लेटेराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा और एल्युमिनियम अधिक होता है। यह चाय और कहवा की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के रूप में जाना जाता है। वो मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का तथा घाटियों, नदियों और झीलों की भूमि कहा जाता है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है इसमें से महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ मात्रा में अधिक आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी रेगुर मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि मानी जाती है।
ये जलोढ़ मृदा जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें दोमट और कछार मृदा के निर्माण भी नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को कपास या रैगुर से कहा जाता है। ठीक है। ये भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? इसमें काली मिट्टी जो है नमी धारण करने की क्षमता के साथ जानी जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है। गंगा के मैदानी इलाकों में जो है कछाड़ी मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। मैदानी इलाकों में यह बहुत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि आलू आदि फसलें उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक में पाई जाती है। कहता है लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। इस मिट्टी में कहवा, काजू का उत्पादन अधिक होता है। चावल, कपास, मोटे अनाज, गेहूँ, चाय, रबर, सिनकोना आदि की भी खेती की जाती है। तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली डैश का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेवा जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा मिट्टी गाद का एक प्रकार है। यह कश्मीर घाटी के नील झील निक्षेप हैं। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड उपस्थित है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को भी कोरबा के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस प्रकार की भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलती है? भूमि निम्नीकरण जो मृदा अपरदन जो है भारत में सबसे अधिक दिखती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निर्मित मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। बांगर की मिट्टी में रेत और कंकर पाए जाते हैं। बांगर मृदा जो है ऊंची सतह में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो इस तरह से मतलब जलोढ़ का दो भाग कौन सा हो गया? बांगर और खादर। ठीक है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास है। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है काली मृदा में। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? सौंधी खुशबू को पेट्रीचर कहा जाता है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई सौंधी खुशबू को पेट्रीचर कहा जाता है। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधे द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो बारिश के दौरान जियोस्मिन नामक कार्बनिक यौगिक या एक्टिनरो बैक्टीरिया के साथ हवा में मुक्त किया जाता है, जिसमें गीली मिट्टी द्वारा विशिष्ट सुगंध का उत्सर्जन होता है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? प्रयुक्त शब्द जो है भूमि विज्ञान है। प्रयुक्त शब्द भूमि विज्ञान है। अधिकांशतः डैश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी जो है रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के डैश मूलभूत सामग्री हैं। चट्टान जो है वो मूलभूत सामग्री, सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के चट्टान मूलभूत सामग्री हैं। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के चट्टान मूलभूत सामग्री हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और कार्बनिक मिश्र कणों को मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह पर से ये मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान शैल पाई जाती है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी के ऐसे रंग का क्या कारण है? वही फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता जो है मिट्टी के लाल होने का कारण है। ग्रेट उत्तरी सतलज भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ग्रेट उत्तरी सतलज भूमि में कछार एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? छिद्रयुक्त जो है वो चिकनी मिट्टी है। न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी जो है वो न्यूनतम
न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी, न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी जो है क्ले सॉइल बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं। इस मिट्टी का कण आकार 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास का होता है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी की पर खेती करना क्यों कठिन है? क्योंकि इस पर जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसका निर्माण जो है, लाल मिट्टी का निर्माण रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों से होता है, के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन भूमि के रूप में जानी जाती है। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को जो है हिमोड निर्माण कहा जाता है। हिमोड निर्माण कहा जाता है। भारत में वन्यजीव वनस्पतियां, भारत में वन्यजीव और वनस्पतियां से संबंधित अब क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को 77,492 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है 66,430, छत्तीसगढ़ है 55,716 और उड़ीसा है 52,155 और महाराष्ट्र जो है। तो 5 प्रमुख वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? शंकुधारी वृक्ष जो है इसमें से जट्रोफा जो है वो एक नहीं है। शंकु या सुइयों के आकार वाले पौधों को शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा नाम से भी जाना जाता है। स्प्रूस, देवदार और चीड़ शंकुधारी वृक्ष है, जबकि जट्रोफा जो है एक उष्ण कटिबंधीय और बायोडीजल पौधा है, जिसे रतनजोत के नाम से भी जाना जाता है। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, इसलिए वृक्ष पुराने पत्तों को गिरा देते हैं। मिदनापुर जिले के आराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय को सक्रिय एवं ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? ये जो उल्लेखनीय सुधार जो है साल के वन से हुआ है। बीड़ी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए जो तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। सागौन, साल और शीशम सभी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आती है सागौन, साल और शीशम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? कहता है गैर कास्ट वन उत्पादन का संग्रह जो है, गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह जो है वन्यजीव संरक्षण में कम हानिकारक है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव है? उसका प्रभाव है कि इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। निजी व्यक्तियों एवं समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये अवर्गीकृत वन है, उसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वन में निवास करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? 0% वन क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप में है। देखिए लक्षद्वीप में 0% वन क्षेत्र है, जबकि यह 85% वन से घिरा हुआ है। मतलब घिरा हुआ है लेकिन वहाँ जो है परसेंटेज जो है 0 है। किस राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित किया है? पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार कर लिया है। वनों को पुनर्जीवित कर साल वनों को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलता स्वीकार कर ली है और इन्हें पुनः विकसित करने में प्रयासरत है। ठीक है। मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? मैंग्रोव जो है वो तटीय क्षेत्रों में पनपते हैं। मैंग्रोव जो है झाड़ीदार पेड़ होते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में दलदल स्थानों पर उगते हैं।
जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलहट छत में होती है। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशों में उगते हैं, जो एशिया द्वीप में सर्वाधिक है। अरावली वन कहाँ स्थित है? अरावली वन जो है मिदनापुर में स्थित है। अरावली वन जो है मिदनापुर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? सर्वाधिक फैले हुए वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के इसमें से केरल राज्य में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो गुजरात में पाया जाता है, फिर अंडमान निकोबार में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे सही सुमेलित है नीम अल्पाइन क्षेत्र। नीम जो है अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित नहीं। नीम एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसे गर्म और ठंडी दोनों जलवायु में लगाया जाता है। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वनों के संबंध में ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये मृदा का संरक्षण करता है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डैश में है? गुजरात में है। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? ये बी नंबर, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना जो है पुनर्वन रोपण कहलाएगा। इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती है? मैंग्रोव वन के पेड़ जो है पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है, मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, मैंग्रोव लवन सहिष्णु जड़ी होते हैं, सही है। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते, ठीक है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं। मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। यही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, डी नंबर। कहता है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुओं के किस क्रम से गुजरना होता है? वायुओं को टुंड्रा, टैगा, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से गुजरना होता है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? पश्चिमी घाट में स्थानीय प्रजाति जो हिस्पीड हड़े जो है वो नहीं पाई जाती है। हिस्पीड हड़े जो है नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाने वाली जो है नीलहरी तहर है। नीलहरी तहर है। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? भारत में पर्वतीय वनों में जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो चीर हैं। भारत में पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले पेड़ जो हैं वो चीर है। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं? कांटेदार वन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को डैश की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को केरल की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। केरल की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है अभी मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, अभी हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। विल्लो लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम सेलिक्स या एल्वा है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। विल्लो का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? सर्वाधिक व्यापक वन के प्रकार जो है प्रकार पर्णपाती वन है।
हुलूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलूक और गिब्बन नामक जानवर जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हुलूक गिब्बन ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण और दिहांग नदी से पूर्व में मिलता है। यह 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विस्तृत है। भारत में हुलूक गिब्बन की दोनों जातियां पाई जाती है। अब कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित सवालों को देख लेते हैं। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है इसमें समय के साथ निवेश घटता है, यही सही नहीं है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग है। गेहूं रबी मौसम का फसल है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं ही है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि डैश के रूप में जानी जाती है। कर्तन दहन कृषि जो है बेवर के रूप में जानी जाती है। इस एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। कर्तन दहन कृषि को बेवर कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। इसमें कृषक जमीन के एक भूभाग पर उगी वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर जली हुई राख को मिट्टी में मिलाकर उस पर कृषि करता है। 2-3 बार कृषि करने के बाद कृषक उस जमीन को छोड़कर नई भूमि की तलाश पर निकल जाता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को झारखंड में कुरवा या खील तथा राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल नामक नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुल नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है। देखिए खरीफ और रबी में मतलब आपको गेहूं और चावल में अंतर बता देते हैं कि अगर रबी फसल की बात होगी तो 2 शब्द का है रबी और गेहूं भी 2 का है। तो रबी और गेहूं याद रखना है, ठीक है। और खरीफ और चावल याद रखना है। इस तरह से आप इसको अंतर कर पाएंगे कि गेहूं और रवि 2-2 शब्द का है और 2-2 शब्द नहीं 2-2 अक्षर का है और उससे याद रखेंगे। और चावल और धान आप चावल और खरीफ याद रख सकते हैं। देखिए एक और विश्लेषण है उसका कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि है। और खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसल धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन है। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जायद मौसम बोला जाता है। भारतीय जलवायु विशेषताओं के आधार पर यहाँ मुख्य रूप से 3 फसलें होती है। कौन कौन होती है? खरीफ रबी होती है नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल और ये देखिए मई जून से सितंबर अक्टूबर। तो यही देखिए यहाँ जैसे है अप्रैल और मई के बीच जो यहाँ वाला जो पीरियड है थोड़ा सा वो रबी के पश्चात तथा खरीफ से पहले अप्रैल से जून के मध्य जो है वो जायद फसल उसको बोलते हैं। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, सब्जियां, चड़ी, मूंग आदि का उत्पादन होता है। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? पानी की मांग सबसे ज़्यादा और खपत जो है वो कृषि क्षेत्र में है। चमड़ा या फिर कोको का संबंध किस क्रांति से संबंधित है? कोको का संबंध जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है। कोको या चमड़ा भूरी क्रांति, बागवानी स्वर्ण क्रांति, उर्वरक जो है धूसर क्रांति, पेट्रोलियम और कोयला जो है काली क्रांति। MS स्वामीनाथन जो है वो इनमें से किस आर्थिक क्रांति के लिए जाने गए हैं? MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के लिए जाने गए। वर्गीज कुरियन जो थे वो दुग्ध क्रांति के लिए थे।
देखिए, एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इनके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत के हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी। इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। देखिए, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से था। गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति फार्मास्यूटिकल्स, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध जो है वो आपको अंडे के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है? धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार जो है बर्नयार्ड ग्रास, एकिनोक्लोआ ग्रुस गैली है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो निम्नलिखित में से है वो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? सूखा सहिष्णु फसल जो है इसमें से आपको बाजरा होगा। ठीक है, देखिए धान जो है वो भी, चावल भी जो है पानी से संबंधित है, गन्ना भी, पटसन भी जो है, तो इसलिए बाजरा हो जाएगा इसमें। कहता है इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? अंतर फसल प्रक्रिया दर्शाती है पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना को इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। एक ही खेतों में पास पास दो या दो से अधिक फसलों को खेती होती है। जैसे किसी खेत में बोए गए गन्ने के फसल का अंकुरण या वृद्धि मंद होती है, इसी खेत में गन्ने के साथ खेत की खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों, लहसुन, मूंग, उड़द, प्याज आदि उगाई जाती है। तो ये इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल। भारत में चाय और कॉफ़ी के फसलों की किस श्रेणी में आती है? ये वृक्षारोपण फसलें, वृक्षारोपण फसल के श्रेणी में इसको डाला गया है। वैसे नकदी फसल होना चाहिए था। देखिए यहाँ दिया है कि बागवानी फसलें में कौन कौन से दिया है? केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी और आदि। नकदी फसल में जूट, कपास, गन्ना, संतरा, आम और कोको को दिया है। खाद्यान्न फसलें में गेहूं, जौ, धान, मक्का, दालें आदि है। मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन इनमें से किससे संबंधित है? स्वीट रिवॉल्यूशन शहद से उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय का इजाफा करना है। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश क्रांति कहा जाता है। खाद्य तेल में हुई अचानक वृद्धि को पीली क्रांति कहा जाता है। खाद्य तेल में देखिए काली क्रांति पेट्रोलियम, स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन, शहद का लिए स्वीट क्रांति भी बोला गया है, मीठी क्रांति। पीली क्रांति तिलहन हो गया, भूरी क्रांति हो गया चमड़ा और कोको, हरित क्रांति खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडा कुक्कुट हो गया, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औषधि उत्पादन। भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य, श्वेत क्रांति दुग्ध, हरित क्रांति कृषि, रेशम क्रांति सिल्क है। सिल्क क्रांति रेशम उत्पादन से। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? श्वेत क्रांति से जो नहीं है वो नॉर्मन बोरलॉग का है। नॉर्मन बोरलॉग का जो है वो श्वेत क्रांति से संबंध नहीं है। कीर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? वेबर के रूप में मध्य प्रदेश में जाना जाता है। कीर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को वेबर के रूप में मध्य प्रदेश में जाना जाता है। सामोच जुताई क्या है? सामोच जुताई जो है सामोच रेखाओं के साथ ढाल भूमि पर जुताई हो गई। सामोच रेखाओं के साथ ढाल भूमि पर जुताई सामोच जुताई कहलाती है। विटीकल्चर के रूप में के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटीकल्चर के रूप में जो है वो महाराष्ट्र। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र का
सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई? श्वेत क्रांति जो है वो गुजरात से शुरू हुई। भारत में श्वेत क्रांति जो है मूलतः किस राज्य से शुरू हुई? गुजरात से शुरू हुई है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का संबंध जो है वो आपको भूरी से संबंधित है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध जो है भूरी से संबंधित है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध जो है वो भूरी से संबंधित है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है। कर्तन कहा जाता है भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को, सीरिंग। डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसलें हैं। ये गेहूं के अलावा सभी खरीफ फसलें हैं, क्योंकि गेहूं रवि याद रखना है, दो अक्षर का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहा जाता है? स्लैश एंड वर्न कृषि को डीपा बोला जाता है। झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, ये गलत है, ये झूम होगा। स्लैश एंड वर्न जो है कृषि वो झूम खेती कहलाएगा। अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। अच्छा, ठीक। देखिए ये जो प्रक्रिया है स्थानांतरित करने वाली खेती, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीपा के नाम से जानते हैं। मतलब इधर झूम खेती बोलते हैं बाकी जगह, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा बोला जाता है। भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से मिल्कमैन ऑफ द इंडिया किसे वर्गीज कुरियन को बोला जाता है? पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति का सफलता हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का सफलता का श्रेय जानता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे? MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन भारतीय अनुमानसिकविद इनमें से निम्नलिखित में से किसके लिए? हरित क्रांति के लिए हो गया। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के फसल भी हैं, निम्न में से क्या है? निम्न में से मक्का है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा उत्पादन राज्य करने वाला कर्नाटक है। उसके बाद केरल, कर्नाटक 71%, केरल 21% और तमिलनाडु जो है 5% करता है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक जो है 71% के साथ सबसे टॉप पे है। तमिलनाडु उसके बाद, उसके केरल आता है 21, तमिलनाडु उसके बाद आता है। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। केरल को मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं मुंबई शहर को। कहते हैं दक्षिण भारत केरल को भारत के मसालों का बगीचे के नाम से जाना जाता है, जबकि जयपुर को भारत का गुलाबी नगर कहा जाता है, मुंबई को भारत का हॉलीवुड और पुणे शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को एवं जमशेदपुर को इस्पात नगरी पिट्सबर्ग कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में बेंगलुरु और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहलाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल जो है वो बाजरा नहीं है। रोपण फसल जो है वो बाजरा नहीं है। इनमें से कौन से रोपण फसल नहीं है? बाजरा रोपण फसल नहीं है। केसर डैश का एक उत्पाद है। केसर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है। केसर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बड़े पैमाने पर जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती होती है? किसमें केसर की खेती होती है? वो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में केसर की खेती कहाँ होती है? वो जम्मू कश्मीर में होती है। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो केरल का है, केरल है। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? केरल राज्य में रबर का सबसे अग्रणी उत्पादक है। केरल का जो है, केरल राज्य उत्पादक है। रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है केरल के कोट्टियम में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध, जिसे लैक्टस भी बोलते हैं, से रबर तैयार किया जाता है। इनका उपयोग मोटर के ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े आदि बनाने में होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा जो है खरीफ की फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं नहीं है, गेहूं रबी फसल है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विश्व में भारत जूट का बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुआ। इस उद्योग के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल में है। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। डैश कपास का अग्रणी उत्पादक है, जो ये गुजरात है। गुजरात कपास का सबसे अग्रणी उत्पादक है, जबकि जूट का पश्चिम बंगाल और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात हो गया। अच्छा, ऑप्शन के दृष्टिकोण से अगर बात करें हम लोग यहाँ, तो क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है 32%, गुजरात करता है 24%, तेलंगाना करता है 8.9%। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन में हमारा गुजरात था, इस वजह से हमने गुजरात को किया। और अभी पूछा गया है कि कौन सा राज्य कपास के अग्रणी। अब गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हैं इसमें। मुख्य रूप से उत्पादक जो है भारत में कपास का, तो गुजरात महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र कपास का 32% उत्पादन करता है, जबकि गुजरात जो है 24%। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। नागपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम खेती भी बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। अंडमान निकोबार में इसे दीपा बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि को कीर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी मानते हैं। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की किस्म है अल्फांसो। अल्फांसो प्रजाति को आमों का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस आम को हापुस, कर्नाटक में आपुस के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो नाम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्न उत्पादनों में प्रथम है: गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर में। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भारत में चावल के अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल है। तो देखिए, अभी चावल और जूट में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। मक्का और फल में आंध्र प्रदेश है। केरल काली मिर्च, प्राकृतिक रबर। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना। डैश एक बागवानी फसल है? चाय एक बागवानी फसल है। देखिए, बागवानी फसल में चाय, कहवा, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च, हल्दी, इसको बागवानी फसल बोला गया है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का जो है वो महाराष्ट्र राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में ये बोला है कि भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब भारत में राज्य की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक है, जबकि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में चीन प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? गन्ने उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश डैश का अग्रणी उत्पादक है, इसके हिसाब से गन्ना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल जो आपका है वो दलहन है। दलहन आपका फलीदार फसल है। देखिए, रबी फसल एक बार फिर से देख लेते हैं। खरीफ में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू। जायद में कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, टमाटर है। दलहनी फसलों के बीजों की मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है दलहनी फसल।
डैश मेघालय की प्रमुख फसल है। मेघालय की प्रमुख फसल जो है इनमें से अनानास है। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादन है? कच्चे रेशम का उत्पादन जो है वो कर्नाटक है। कच्चे रेशम के उत्पादन में कर्नाटक है। कच्चे रेशम का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। उच्चतम उत्पादक राज्य। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बने होते हैं। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य उत्पाद फसल है? गैर खाद्य फसल जो है फाइबर फसलें हैं। फाइबर फसलें उनके अंदर तंतुओं के द्वारा उगाई जाने वाली फसल है जो परंपरागत रूप से कागज, कपड़ा या रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जूट, कागज, कपास आदि, जबकि कॉफी, गन्ना, तेल बीज खाद्य पदार्थ है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में गेहूं उगाता है। विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में क्या उगाता है? गेहूं। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत आता है। चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम और भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल जो है। पश्चिम बंगाल जो है चावल, मछली और जूट में है। केरल जो है नारियल और मसाला में। उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना, गेहूं में। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? गेहूं की होती है। अभी हमने पढ़ा। ओके, सॉरी, उसमें था कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से वैश्विक स्तर की बात अगर होगी तो उसमें मतलब गेहूं था। लेकिन चावल, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो वो चावल की होती है। चावल देश की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल मतलब जो है उत्पादन के लिए 20 से 28 डिग्री का तापमान होना चाहिए। अधिक वर्षा, जल और मृदा की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत चावल का दूसरा है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस तथा भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा चावल की कृषि में शोधरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें बोल रहा है कि गेहूं रबी फसल है, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? चाय उत्पादक राज्य इसमें से देखिए, चाय उत्पादन में असम का प्रथम और पश्चिम बंगाल का द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तो ये रबर की खेती के लिए। रबर की फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबर का जन्म जो है ब्राजील में हुआ है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबर वृक्ष के दूध लैक्टिस से रबर बनता है। भारत में विश्व का उत्पादन लगभग 1.7% प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। रबर उत्पादन में भारत, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य अग्रणी है। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है लगभग दुग्ध उत्पादन का 17.22% उत्पादन करता है। कुछ रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जा सकता है? मिट्टी की कास्टिक चूना को उपज में वृद्धि तथा सुधार हेतु रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हेतु कास्टिक चूना का प्रयोग किया जाता है। काली क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का गुरचरण सिंह कालकट एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक और 2005 में पंजाब राज्य किसान आयोग के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये पंजाब में हरित क्रांति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने 1981 स्वामीनाथन थे वैसे, और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो गुरचरण सिंह कालकट हैं। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत में खनिज संसाधन औद्योगिक पैमाने पर हीरों
के खनन में शामिल देश ही एकमात्र खाद्यान्न निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश का एकमात्र खाद्यान्न निम्न में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग भारत में खनिज संसाधन से आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ताकि आप लोगों को समस्या उत्पन्न हो, मतलब लगातार सुनने में या देखने में। लेकिन क्या है कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार होना होगा, कि मैराथन वीडियो भी देख सकें, सुन सकें, मतलब लगातार 6 घंटे 4 घंटे। और उसके अलावा जैसे क्या है कि ये जो 1 घंटे 2 घंटे का जो वीडियो है, ये इसको सुनने या पढ़ने आदत तो डालना ही होगा, कि जब हम एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो उसमें हमारे लिए कोई समझौता वाली बात नहीं हो पाएगी। तो आज जैसे अगर हमने देखा तो नदी घाटी परियोजना, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत में वन्यजीव, वनस्पतियाँ और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हम लोगों ने आज किया। अब भारत में खनिज संसाधन और उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। तो 2-3 चीज़ें बार बार मैं बोलता हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि एक जो देखिए टाइम टेबल जो है वो मेंटेन करना है निश्चित रूप से, कि हर एक दिन हमको इतने घंटे तो पढ़ना ही है, इससे ज़्यादा हो जाए तो सही है, कम नहीं होना चाहिए। ये एक प्रण रखना है कि जब तक हमारा परीक्षा नहीं हो जाता, जब तक हम पास नहीं कर जाते हैं, जब तक हमारी फाइनल नौकरी नहीं मिल जाती है। तो ये एक टाइम टेबल हो गया। अब उस टाइम टेबल को भी बाइफरकेट करना है आपको, कि कौन से सब्जेक्ट में किस हिसाब से देना है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि रीजनिंग में आपको कम समय देने की ज़रूरत है, किसी को लगता है कि नहीं हमको मैथ्स में कम समय देने की ज़रूरत है, या मैथ्स में हमको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो आप जिसे टोटल टाइम आवर जो है आपका पढ़ने का 8 घंटे 10 घंटे, उसको आप डिवाइड करिए सब्जेक्ट में आपकी अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना है उसको, किसी भी दिन वो छोड़ना नहीं है। हाँ, 8 घंटे हमने पूरे कर दिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, खेलना है, मूवी देखना है, कहीं जाना है, जो भी करना है करिए। लेकिन जो आपका एक टाइम है उसको मेंटेन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।